जी, संकेत तो बहुत पॉजिटिव है संदीप जी। देखिए, एक तो ईरान का तो खतरा टला है, और ऊपर से जो दो न्यूज़ आई है कि ईयू के साथ माई डील 26 जनवरी तक हो सकती है, और जो यूएस के साथ भी ना काफ़ी हद तक फर्स्ट लेवल पे शायद ट्रेड डील हो जाए। अब वो टाइमलाइन नहीं दिए, पर शायद ऐसा लग रहा है कि मार्च में हो जाए। तो अगर ये न्यूज़ अगर होती है तो ऑफ कोर्स नो, एट द एंड ऑफ द डे ये इंडियन मार्केट लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और देखो, मार्केट अच्छा खासा गिर गया था नो, अच्छी खासी करेक्शन आई थी, और ये इंडियन मार्केट भी ट्रिगर ढूंढ रहा है। तो एक तो इन्फोसिस का तो ट्रिगर मिला ही, जो रिजल्ट अच्छा रहा कंपैरेटिवली। और जिस तरह से बाकी सब भी रिजल्ट आए ओके आ रहे हैं, अभी भी मेजर रिजल्ट आना बाकी है। और ऊपर से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितने भी अभी तक न्यूज़ आए लास्ट 2 दिन में, वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। सो यस, उस तरह से तो लग रहा है। अभी यहाँ से क्या होगा कि वील ट्रैक कि कैसे यूएस और इंडिया की डील होती है, और अगर 26 जनवरी तक ईयू की डील ट्रेड हो जाती है, तो है कि वो मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईयू एक बड़ा मार्केट है। अगर यूएस में डिले भी होता है तो ईयू में हम लोग अच्छा खासा नो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। एंड रिजल्ट सीजन तो हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक देखने ही वाले कि किस तरह से रिजल्ट आएंगे, तो ओवरऑल संकेत अच्छे। होपफुली थिंग्स विल बी बेटर इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स। अच्छा, बीएमसी इलेक्शन की बात करें तपन सर, जो एग्जिट पोल्स हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका नतीजा भी आज आ जाएगा, कि बीजेपी इन्हीं को ही बहुमत मिलेगी, या इनका ही जो गठबंधन है वही शायद हो सकता है कि बहुमत के रूप में सामने आए। तो आपका क्या टेक है सर, बाजार इसको पसंद करेगा? नहीं, बादल जरूर पसंद करेगा, क्योंकि ऐसे महाराष्ट्र एज ए स्टेट है ना, ऑफ कोर्स बॉम्बे मुंबई नो, वहाँ जिसका होल्ड होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और अगर आप देखो तो पूरे इंडिया में किसी भी बीएमसी इलेक्शन को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना, सॉरी, कुछ कोई भी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना बीएमसी को दिया जाता है, क्योंकि इनके पास जो पैसे हैं ना वो आई थिंक सबसे ज्यादा है इंडिया में। तो ऑफ कोर्स अगर ये जीतते हैं तो नो ओवरऑल बीजेपी के लिए एक मॉरल बूस्टर रहेगा। और महाराष्ट्र के आगे जाके इलेक्शन में भी आई थिंक बीजेपी को वो फायदा रहेगा। तो यस यस, 100% आई थिंक अगर आज जीते तो मार्केट पॉजिटिव सेंस में ही लेगा। तपन सर, नंबर्स में ना आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे, मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ। नंबर्स इनके भले ही आपको दिखेगा क्वार्टर क्वार्टर मुनाफा गिरा है, लेकिन बाजार के एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर्स हैं ये। स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर आप देखिए 20.8% का जो नंबर आया वो बाजार को काफ़ी पसंद आएगा। और उसके ऊपर आप देखिए 5043 हेडकाउंट एडिशन है Q3 में, यानी कि जो बीता क्वार्टर था, और ये 11 क्वार्टर के हाई पर पहुंच गया है। इससे क्या मोमेंटम सर, किससे क्या संकेत मिल रहे हैं, एक तो मुझे वो बताइएगा। जो डील विंस हैं 4.8 बिलियन डॉलर पर आई हैं, ये भी मोमेंटम काफ़ी रोबस्ट दिखा रही हैं। और उसके साथ साथ जो गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज़ किया है, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है वो 2.2 से 3% था, उसे बढ़ाकर 3 से 3.5% कर दिया गया। यानी कि जो हायर एंड थी रेंज की पहले, उसको लोअर एंड बना दिया गया और ऊपर में 3.5% की रेंज बताई गई। और एबिट मार्जिन का जो गाइडेंस है, जैसा हमने एचसीएल टेक के केस में भी देखा था, 20 से 22% पर बरकरार रखा गया है। सर, इन नंबर्स के बाद एडीआर तो इतना उत्साहित था इन्फोसिस का कि 10% का जंप भी हमने देखा। आप कितना जंप देखते हैं आज इन नंबर्स के बाद इन्फोसिस के शेयर में? ये देखिए, नंबर्स तो कंपैरेटिवली अच्छे हैं, क्योंकि हमने जो एचसीएल और टीसीएस के नंबर्स देखे उससे तो काफी निराशा आई थी। इसमें तो भी अपग्रेड किया है गाइडेंस, वही मार्केट को अच्छा लग रहा है। आप देखो 10% एडीआर अप है, तो आज शायद अप होगा उतना। और अगर 8-10% होता है ना, तो मैं यहाँ काफी हद तक ना मैं यहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि रीजन मैं बताता हूँ कि देखिए, अभी भी आप देखो 3% की गाइडेंस अगर वो दे रहे हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं दे रहे। हमें भी पता है, हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, वी वांट अ ग्रोथ ऑफ 15-20%। तो ऑफ कोर्स वो लेवल पे एक बात तो तय है कि पूरा आईटी सेक्टर कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, पूरा कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन मोड है। जो एआई में अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोई कंपनी आगे रहेगी, कोई कंपनी पीछे रहेगी। और अगर आप देखो तो वो बोले कि 2027 में रिकवरी भी अच्छी खासी आएगी, जो डील आ रहे हैं वो भी अच्छे, लेकिन कौन से प्राइस से आ रहे हैं वो देखना होगा। मार्जिन अगर आप देखो 20-22% का मार्जिन बोल रहे हैं, तो ठीक है, इतना उत्साहजनक नहीं है, लेकिन ठीक है, मेंटेन करेंगे। एट्रिशन थोड़ा, ट्रेंड थोड़ा कम होगा, नए वो लोग बंदे रखेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ही इफ एंड बट्स है। अगर आप देखो ना जो कमेंट है, देखो मैं पूरे आईटी सेक्टर की कमेंट्री पकड़ूंगा, सिर्फ इन्फोसिस कैन नॉट बी ओनली अ विनर। अगर इन्फोसिस को बढ़ना है तो पूरे आईटी सेक्टर को भी बढ़ना पाएगा, वो अकेला नहीं भाग पाएगा। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर पूरा आईटी सेक्टर में इतना गाइडेंस अच्छा नहीं है, तो वहां जाके क्या होगा, ऊपर के लेवल पे इन्फोसिस पे सेलिंग आ सकता है। और वो मुझे हम लग रहा है, डर लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे
देख रहा हूँ कि नो आगे जाके रिजल्ट ठीक आएंगे, लेकिन आने में यानी कहते हैं पहले जैसे कि रिजल्ट आने में टाइम लगे, 1 1.5 साल ये कंसोलिडेट होगा, कहीं ना कहीं 10 15% आगे पीछे। और इसलिए मुझे मीडियम टर्म में आई थिंक अंबाला जी बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे टेक्निकल इंडिकेटर से। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, अगर 10% बढ़ गया 10 15%, तो नया बाय मैं नहीं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। तपन सर, एक बार जियो फाइनेंशियल देखिए। कल इनके जो नंबर्स आए हैं ना, उसमें इनका मुनाफा ऑलमोस्ट 9% गिरा है, 269 करोड़ पर आया। हालांकि जो टोटल इनकम है सर वो 2 गुना बढ़ी है। तो कंसोलिडेटेड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो 7% ग्रो होकर आया, और नेट इनकम बिजनेस से देखें डिविडेंड से पहले की, वो 4% बढ़कर 386 करोड़ रही है। नेट एनबीएफसी का जो एयूएम है वो 19,000 करोड़ के पार निकल गया है। अब सर मुनाफा गिरा है 8.8%, लेकिन इनकम इनकी 2 गुना बढ़ी है। अब मुनाफे पे फोकस करें या फिर इनकम के ऊपर? नहीं, इनिशियली देखिए जियो फाइनेंशियल का ये स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि ये कंपनी अभी एक साथ एक्सपांड कर रही है और कुछ कुछ जगह पे आपको कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी। कि देखिए क्या होता है कि जब भी आप नए नए डिपार्टमेंट चालू करते हैं तो सडनली रेवेन्यू नहीं आती, तो आपको वो अपफ्रंट कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो आप देखो तो अभी उनका म्यूचुअल फंड भी आ गया है ऑलरेडी, ब्रोकिंग और चालू कर रहे हैं, इवन क्रेडिट लोन सब चालू हो रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लग रहा है कि ये 6 महीना, 1 साल, 1 2 क्वार्टर और आप प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं देखेंगे, लेकिन जो रेवेन्यू जंप है वहां मार्केट को फोकस रहेगा। मैं यहाँ रेवेन्यू को फोकस ज्यादा करूंगा, क्योंकि ये कंपनी एक अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे आ सकती है। आरओई जो होगा वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर तक इनका एयूएम भी एक अच्छा खासा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको जैसे रिलायंस का हमें पता है, जैसे जियो फाइनेंशियल भी, अगर आपको सॉरी जियो, जहां पर इनिशियली लॉस था फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगा, वैसे यहाँ भी होने वाला है आगे जाके। सो आई थिंक पेशेंस रखना पड़ेगा। अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आएगी, तुरंत नहीं आएगी। अगर आप रियली में देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक लेना ही नहीं चाहिए, तो थोड़ा दूर का रखिए। अगर 2 3 साल का मिनिमम टेन्योर है तो प्लीज जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपटीशन बहुत है, लेकिन इनके पास जो डेटाबेस है, जो जियो मार्ट का डेटाबेस है, जो जियो टेलीकॉम का डेटा है, वो लीवरेज करके वो एक अच्छा खासा आगे जाके अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, जो करे। एंड वी नो कि ओवरऑल रिलायंस इज क्वाइट गुड इन एग्जीक्यूशन। तो थोड़ा पेशेंस रखे और मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी देखे, आई थिंक 2 साल रुके, आई थिंक दिस में गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। आई थिंक ये आगे जाके ऑफकोर्स 4 5 साल लगेंगे, बट इट विल गिव यू अ गुड कॉम्पिटिशन टू इवन बजाज फाइनेंस। एंजल वन, तपन सर एक बार इसके नंबर्स को देखिए। इनका मुनाफा पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो आई थिंक डबल डिजिट मुनाफा इनका गिरा था, 26%, अगर मुझे सही याद है तो मुनाफा टूटा था। इस बार भी 4.5% के आसपास का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो रेवेन्यू करीब 6% के आसपास ग्रो किया है, बिड्डा भी ग्रो किया है, मार्जिन भी 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का बढ़त है। तो सर वो पिछले नंबर से या पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो क्या मान के चलें वो जो डेरिवेटिव्स सेगमेंट में जो कर्ब्स लगे थे या फिर सेबी की ओर से एक नियम सख्त किए गए थे, उसका इम्पैक्ट पूरा हो चुका है, यहाँ से धीरे धीरे से ही रिकवरी दिख रही है? क्योंकि उतने नंबर्स खराब नहीं दिख रहे हैं मुनाफे भाई जितना आपने पिछले क्वार्टर्स में देखे थे। जी संदीप जी, क्या होता है कि इनिशियली जब रूल्स आते हैं ना तो स्टेबल होने में 1 2 2 क्वार्टर लग जाते हैं, और वही एंजल वन के साथ हो रहा है। तो ये स्टेबल होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वही है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एफएनओ में जो बैरियर्स लगे, और आगे जाके अगर आपने देखा तो म्यूचुअल फंड के लिए भी नो सेबी ने कुछ रूल्स निकाले, जिसके वजह से इनके ब्रोकिंग को भी इम्पेक्ट आ सकता है।
तो एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी वॉलेटाइल है, और एफएनओ के रेगुलेटरी रिस्क है, यील्ड भी अगर देखो तो काफी हद तक कॉम्प्रेस हो रहा है। और जो कस्टमर एक्विजिशन है उसका कॉस्ट राइज भी हो रहा है। अगर यहाँ आगे जाके भी ब्रोकिंग में बहुत ही कंपटीशन है ना, और मार्जिन बहुत ही थिन है, और काफी हद तक ना वो मार्केट पे डिपेंडेंट रहता है। अगर स्टॉक मार्केट चलता है तो एंजल वन थोड़ा चलता है, गिरता है तो वॉल्यूम ऐसे गिरते हैं कि ये वापस नीचे चला जाता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एंजल वन रिकवर भी होता है आगे जाके ना, तो एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से आएगा। बिकॉज ओवरऑल अभी सब अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर्स भी ना काफी हद तक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कितना जल्दी एंजल वन वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट की तरह मूव हो रहा है वो देखना है। एंजल वन ने चालू कर दी है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में कंपेरेटिवली स्टेबल इनकम है, जबकि इनकी मेजर इनकम ब्रोकिंग से आ रही है। इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं हूँ इसमें। आई थिंक मैं देखूंगा कि किस तरह से वो उनका म्यूचुअल फंड डिवीजन जो अभी तक चालू नहीं है वो, और वेल्थ मैनेजमेंट किस तरह से ज्यादा 60-70% वहां से रेवेन्यू आएगा, वहां जाके मुझे यहाँ से स्टेबल इनकम दिख रही है। तो अभी भी मैं एंजल वन पे नेगेटिव हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा तपन सर, एनएससी को लेकर ना एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। जो तुहिनकांत पांडे साहब ने इंडिकेशंस दिए थे कि बहुत जल्द हम एनओसी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एनओसी तो नहीं लेकिन जो अनफेयर मार्केट एक्सेस वाला केस था जो कि काफ़ी लंबे समय से लंबित था, उसको एक इन प्रिंसिपल नोट दे दिया है सेबी ने। और जो रेगुलेटर ने कहा है कि जो सेटलमेंट का प्रस्ताव है उसको हमने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, और सरकार ने 2.5% हिस्सा बिक्री को मंजूरी भी दे दी है। तो कुल मिला के देखा जाए एक आईपीओ आने का जो रास्ता है ना, जो ज़मीन है ना, वो पूरी तरह से तैयार होती हुई दिख रही है। आपका क्या टेक है सर एनएससी का? इस खबर के बाद फिर आईपीओ कब तक आ सकता है और इसका बीएससी पर बाकी स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं देखिए, एनएससी का आईपीओ हम लोग काफी टाइम से राह देखे, एक्चुअली तो पूरा एक साल हो गया ऑलमोस्ट, और आएगा आएगा बातें चल रही है। लेकिन होपफुली ये जो आया है डिसीजन, उससे आई थिंक मे बी 1-2 महीने में, लेट्स सी, होपफुली वी कैन सी बाय मार्च और अप्रैल। लेकिन आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन, वो एनएससी के अथॉरिटी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि और भी कुछ रेगुलेशन में हो तो। लेकिन इससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, बड़ा आता है ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी, क्योंकि एनएससी वी नो द इट्स अ टॉर्च बैरियर। तो अगर उनका अगर लिस्टिंग अच्छा होता है और अच्छे वैल्यूएशन में आता है तो बीएससी को बूस्ट मिलेगा। अगर उनका वैल्यूएशन है, अगर आईपीओ बैंड ही अगर नीचे आ गया वैल्यूएशन, तो देखो बीएससी हमेशा थोड़ा तो डिस्काउंट में चलने वाला है एनएससी के सामने। तो अपने आप एनएससी का भी, सॉरी, बीएससी का भी डिवैल्यूएशन हो सकता है। सो बीएससी के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है ना, क्योंकि वो एक पहली बार कोई पीयर कंपनी, उनकी पीयर कंपनी, डायरेक्ट पीयर कंपनी आने वाली है जो उनसे बड़ी है। सो ऑफ कोर्स नो, ओवरऑल बीएससी को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक वैल्यूएशन एनएससी का इतना भी कम नहीं आएगा, क्योंकि एनएससी जिस तरह से काम कर रहे हो और नंबर वन है, तो उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल कैपिटल मार्केट सभी स्टॉक्स में बूस्ट आएगा। एनएससी का अच्छा लॉन्च होना वो पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तपन सर, आईटी में आपकी टॉपिक्स? नहीं, आईटी में स्टिल आई गो विथ मिड कैप आईटीज, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन लार्ज कैप्स, जो टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और इन सब की अगर बात करें, अगर जाना है तो आई थिंक कोफोज एंड परसिस्टेंट, जहां आप सस्टेनेबल ग्रोथ देख रहे हैं, आप देखें तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट मिड 30s में ग्रोथ देख रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। हाँ, वैल्यूएशन डबल है, अगर आप देखो तो इन सब का लार्ज कैप और इन सब मिड कैप आईटी का देखें तो डबल वैल्यूएशन। लेकिन मार्केट विल ऑलवेज रिवॉर्ड जहाँ ग्रोथ है। इनके प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखो नीश एरिया में कंपैरेटिवली एआई प्रोन है, और ना उनका इतना बड़ा बेस भी नहीं है कि उनको इतना इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक अगर जाना भी ओवरऑल, तो मैं देखो ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव फॉर आईटी फॉर नेक्स्ट 1-1.5 ईयर। लेकिन अगर किसी को भी कंपलसरी जाना है, आई थिंक कोफोज एंड पर्सिजन आर द टू स्टॉक जो आप एक धीरे धीरे एसआईपी मैनर में ले सकते हैं, और कंपेरेटिवली यहाँ से लॉन्ग भी थोड़ा मीडियम टर्म में आप जा सकते हैं। हॉट स्टॉक्स में जो पहला नाम है ना वो है एचबीएल इंजीनियरिंग का। आज इस स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, डबल डिजिट लॉसेस हैं। तपन सर, एक बार एचबीएल इंजीनियरिंग देखिए, ये 12.5% नीचे है। कुछ खबर आई है जिस वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है स्टॉक में? नहीं देखिए, एचबीएल इंजीनियरिंग ऑफकोर्स आज 12% डाउन है, और अगर मैं जो रिजल्ट तो आई थिंक नहीं आया है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ कुछ और ही लग रहा है। लेकिन हाँ,
खबर की मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं एचबीएल इंजन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखूँ तो हम्म। उसने डिसेंट परफॉर्म किया था लास्ट कुछ टाइम पे से। और नो फ्यू क्वार्टर भी अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा खासा नो रिटर्न भी दिया है। द ओनली थिंग वो था कि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज बढ़ गया था, और उसके वजह से आई थिंक नो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सही में यहाँ इतना गिरा है तो कुछ खबर आई जो, सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन अगर यहाँ से अगर खड़ी खबर बड़ी नहीं है तो आई थिंक धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉक में इतने मुझे लग रहा है कि आगे जाके स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो 20% सीजर से ग्रो हो सकता है उनका। और मार्जिन स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है 25% के आसपास। तो थोड़ा लेगेसी ऑर्डर्स है, उस पर एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। और थोड़े जो लार्ज प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उनपे शायद डिले हो रहा है, उसके वजह से एक प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन आरओसी भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। तो थोड़ा नीचे आते तो आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए तो आई थिंक आई एम ओके विद दिस स्टॉक, यू कैन एक्यूमुलेट करेंटली। ऐसा मैं कनेक्स माइक्रो को देख रहा था। तपन सर, इनको क्या हुआ ना कि 2466 करोड़ रुपए का कवच का नया ऑर्डर मिला है। और कवच के जो ऑर्डर्स है ना वो एचबीएल इंजीनियरिंग या फिर करनेक्स माइक्रो के लिहाज से नंबर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक करनेक्स को ऑर्डर मिल गया और एचबीएल को नहीं मिला, शायद वो वाली कहानी बन रही है क्या? नहीं, वो एक एक एंगल हो सकता है, क्योंकि कनेक्स को ना कंपैरेटिवली एक अच्छा खासा अगर आप देखें तो मूवमेंट भी आई है। और क्या है कि देखो, जब रेलवे रेलवे स्टॉक्स ऐसे भी जिस तरह से अभी बजट आने वाला है तो काफी लाइमलाइट में रहे, और ये चालू हो जाता है ना कि किसको ऑर्डर मिलेगा किसको नहीं, और आगे जाके रेलवे की पॉलिसी क्या रहेगी। सो वन ऑफ द रीजन मे बी आप जो बोल रहे हो वो सही हो सकता है। इनर डिटेल्स हमें बताना चाहिए, लेकिन कनेक्स उस तरह से कंपैरेटिवली ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। एंड आई थिंक वहां अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंसी थोड़ी दिख रही है। और जिस तरह के आगे जाके इनके प्रोजेक्ट्स है वहां भी थोड़े बुलिशनेस अगर आप रहो तो आई थिंक दैट इज बट ऑब्वियस। सो इस कनेक्ट में पॉजिटिव कंपेरेटिवली टू एचबीएल, बट एचबीएल वैल्यूएशन वाइज आई थिंक ठीक ठाक हो रहा है धीरे धीरे। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि एसआईपी मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तपन सर, एक बार एएमसी स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। जो आईसीआईसी प्रुडेंशियल एएमसी के नंबर्स आए हैं ना उसके बाद वो स्टॉक तो चल ही रहा है, उससे ज़्यादा उत्साहित एचडीएफसी एएमसी नज़र आ रहा है। तो ये जो नंबर्स आए हैं और हमने लेटेस्ट जो ये एमपी का डेटा देखा था जिसमें 31,000 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी का नंबर पहुंच गया है, उसके बाद आपका इस पूरे स्पेस को लेकर क्या व्यू है सर, और आपकी टॉप पिक्स एएमसीज में? I think AMC is a much better place compared to broking business and all that. I think दो चीज आप अगर कैपिटल मार्केट में जाना है, ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ 3 4 5 साल, जहाँ आपको इतना जान देंगे नहीं तो भी चलेंगे, वो है एक तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, दूसरा एक एएमसी, और एक है वेल्थ मैनेजमेंट। ये तीन आई थिंक ये कोर रहेंगे आगे जाके, क्योंकि एएमसी एक एन्युइटी टाइप बिजनेस है जहाँ ठीक है एक्सचेंज रेशियो ऊपर नीचे होगा, लेकिन सामने उनका आपका वॉल्यूम बढ़ने वाला है। तो उसके वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एएमसी में ऑफ कोर्स मेरा अगर टॉपिक है तो वैल्यूएशन वाइज आई थिंक निपुन एएमसी इज अ गुड। कैनेरा अभी भी इतना वैल्यूएशन में हाई नहीं है, तो कैनेरा भी एएमसी भी आप नजर में रखिए, आई थिंक वो भी एक अच्छा पिक हो सकता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस भी मैंने जैसे बोला ना कि आगे जाके इनका वॉल्यूम बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखो कैपिटल मार्केट इतना बड़ा सेगमेंट है, यू हैव टू बी पैरी यानी चूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ मुझे बीएससी हो या एम6 हो वो भी बहुत अच्छे लग रहे कंपेरेटिवली। और वेल्थ मैनेजमेंट में अगर देखें तो आनंद राठी है, 360 वैम है, वो भी एक अच्छे, जहाँ आपको मुझे लगता नहीं कि इतनी दिक्कत आनी चाहिए। और एएमसी बिजनेस में जिसका जिस तरह से एम्फीडेटर आगे जाके भी जैसे थोड़ा मार्केट ये ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा ना, आई थिंक म्यूचुअल फंड में फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। तो एएमसी में आई थिंक मैंने पीक ऑलरेडी दे दी, उस पर ध्यान रखिए आप। ठीक है, परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ जो काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था जो ज़्यादा लाइमलाइट में है, जिनमें नतीजों का इंपैक्ट है या फिर खबरों के चलते लाइमलाइट में है। सबसे पहले जय गोविंद सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, इन्होंने सवाल तो नहीं भेजा। प्रीतम सिंह जी ने पहला सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि एनएचपीसी मेरे पास 88 रुपये के रेट पर है और विद्या वायर्स मेरे पास 52 रुपये पर है। तपन सर, आप विद्या वायर को एड्रेस कर दीजिए, हाल का आईपीओ वाला स्टॉक है ये। मैं एनएचपीसी फिर वीएलए मैम से पूछता हूँ कि विद्या वायर में क्या करें अगर 52 रुपये पे मिला है तो? नहीं, विद्या वायर की मैं बात कहूँ तो मैं इस स्टॉक में इतना पॉजिटिव नहीं है। आई थिंक पहले भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि
अगर फाइनेंशियल्स देखे ना तो वो अभी आपको इतना कुछ खास दिखाते नहीं, लेकिन ये बिजनेस है ना थोड़ा साइक्लिकल है। और इनका जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी काफ़ी हद तक नो इंफ्रा पे डिपेंडेंट है। और मुझे यहाँ थोड़ा आई एम नॉट गेटिंग कंफर्ट, तो मैं इनको अगर उनके पास है तो मैं निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि आई थिंक बहुत बेटर सेक्टर्स है वहाँ आप बेटर एंटर कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव विद्या वाइज। तपन सर एक बार मिंडा कॉप देखिए और सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये दोनों ही ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनीज हैं। फिरोज अहमद जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि इनके बारे में थोड़ा व्यू दिला दीजिए, आप व्यू दे दीजिए सर, इस दोनों स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए अगर कोई फ्रेश खरीदने के बारे में सोच रहा है तो। नहीं देखो, मिंडा कॉप तो ऑफ कोर्स नो अच्छा परफॉर्म किया है, और नो जिस तरह से ऑटो एंसिलरी कंपनीज चल रही है आई थिंक दे विल हैव अ मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग लिवरेज पे वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी नो 15 to 20% ग्रोथ आना चाहिए ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में नो, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट अच्छे खासे जाए, आई थिंक वहाँ भी डिमांड अच्छी है और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है। ओवरऑल कैपेक्स इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा उनके इंटरेस्ट कॉस्ट पे देखना पड़ेगा, लेकिन आरओसी एंड ऑल दैट इज क्वाइट गुड। सो यस, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन मिंडा। तो मुंडा अगर आपको मिलता है तो ऑफ कोर्स आज आज अराउंड नो 569 के पास है, लेकिन ये स्टॉक अराउंड 540 के आसपास मिले ना, आई थिंक दिस विल बी अ गुड एंट्री लेवल नो, जो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें ये में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और आई थिंक दूसरा था सुप्रजीत नो। सुप्रजीत इंजीनियरिंग। हाँ, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। अभी ये भी अगर आप स्टॉक देखें ना तो एक अच्छा खासा धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, लेकिन सेम एज मिंडा, क्योंकि ऑटो इनसे बिजनेस चलेंगे, इसका थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आप पूछेंगे दोनों में से कौन सा है, तो मैं मिंडा को अब ज़्यादा प्रीफर करूंगा। अगर ये चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा आई थिंक वेट कर ले, 10% डाउन आते हैं तभी ले। अदरवाइज चाहे तो बेटर है मिंडा कॉप में जाए, वो बेटर रहेगा उनके लिए। तपन सर एक बार देखिए 1578 पर एमके और फार्मा अगर किसी ने लिया है, कह रहे हैं कि क्या मैं और ऐड कर सकता हूं, और मैं इसमें टारगेट देख रहा हूं 1674 रुपये का। तो सर आपका व्यू क्या है, फार्मा में अगर किसी को रहना है तो एमके और फार्मा अच्छा बेट है? नहीं, एमक्यू ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, और आप देखिए कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर नो इनका मार्जिन थोड़ा एक्सपांड हो रहा है, धीरे धीरे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है। और इवन जो गाइडेंस भी है जो मैनेजमेंट का, वो अच्छा खासा है, नेक्स्ट कर है। उनके कुछ हम्म। पेटेंट्स है जो अभी आ रहे हैं, आई थिंक वो मार्केट में आएंगे तो वहां से भी नो आप देख पाओगे कि रेवेन्यू ग्रोथ होगी। रेवेन्यू ग्रोथ में अभी भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने एड्रेस किया कि आगे जाके हमारा इंप्रूव होगा, और वही मार्केट थोड़ा उनको बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो प्रॉफिट ग्रोथ भी ना पिछले 3 साल से इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन अभी आई थिंक पिछले कुछ क्वार्टर से ये स्पाइक मैंने देखना चालू हुआ है। तो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव। अगर मैं वैल्यूएशन की अगर बात करें तो अराउंड 36 विच इज ओके, विच इज फार्मा में रहेगा। तो यस, इस लेवल से भी आपको धीरे धीरे एसआईपी महीने में बिल्ड कीजिए। जिस तरह से कमेंट्री अगर उस तरह से जाए तो यहाँ और भी चांसेस है कि ये अच्छा खासा मूव होगा यहाँ से भी। तपन सर एक बार महाराष्ट्र सीमलेस देखिए, अजय यादव जी के पास 200 शेयर इस स्टॉक के भी हैं, 675 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं। सवाल यहाँ पर भी यही है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें क्या करना चाहिए, या फिर लॉस बुक कर लें इसमें? देखिए, महाराष्ट्र सिमलेस इट विल टेक टाइम टू रिकवर नो, क्योंकि ये थोड़ा सेक्टर भी वॉलेटाइल है। और अगर मैं बात करूँ तो जो ट्यूब्स एंड पाइप्स में ना काफ़ी हद तक कंपटीशन भी अच्छी खासी है। और लास्ट टाइम भी अगर मैं देखूँ मार्जिन कॉम्प्रेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। और तो यहाँ डिमांड जो है वो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से रिकवरी आएगी, क्योंकि पिछले कुछ साल से इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिक्कत है, और उनके कॉम्पिटिस कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो माई सजेशन इज नो, आई एम नॉट टू मच बुलिश। इवन इस साल भी देखे तो रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं है, दैट मीन्स दैट अभी भी प्रेशर है। तो अगर चाहे तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरी ना ही होगी, आई थिंक अंबाला जी शॉर्ट टर्म के लिए बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से निकल के कोई बेटर स्टॉक्स में, या हमने काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस किए वहाँ मूव करे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, गैरी सिंह जी हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, इनको सर दो स्टॉक्स 2 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं आपसे। एक सर इनके पास कह रहे हैं कि 260 रुपये के रेट पर विप्रो के इनके पास 5000 शेयर हैं, और इतनी ही क्वांटिटी एलआईसी हाउसिंग की भी है। 2 साल का नज़रिया है और 572 रुपये पर इन्होंने एलआईसी हाउसिंग ले रखा है। तो विप्रो और एलआईसी हाउसिंग 2 साल के नज़रिए से सर इस पर व्यू दीजिए।
देखो 2 साल के नज़र से अगर मैं LIC हाउसिंग की बात करूँ तो देखो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन वाइज आई थिंक बहुत ही सस्ता है। अगर आप अभी बाकी सब NBFC से कंपेयर करोगे ना तो वो आधे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करा है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जंप भी है ना आधा है। और यहाँ से मुझे लग रहा है वो डिसेंट मूव होगा, इनका क्रेडिट को कुछ 10-12% से होगा। लेकिन अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए तो बेटर आई थिंक मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लग रहा है, जो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। और 2 साल में आई थिंक दैट मे गिव ए बेटर रिटर्न फ्रॉम हियर। क्योंकि उनका अगर ग्रोथ देखो तो मैं 25-30% से ग्रोथ हो रहा है। आई थिंक लास्ट बिजनेस अपडेट्स भी आए थे, वो भी आई थिंक ठीक ठाक आए थे और काफी करेक्ट हो चुका है। तो अगर वहां देखे तो वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक आ रहा है, तो वो एंटर कीजिए, वो डेट में गिव यू बेटर रिटर्न। और जो विप्रो की बात है, विप्रो में मेरी कंप्लीटली ना होगी। अगर आप चार बड़े स्टॉक की बात करें, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, उसमें से विप्रो सबसे वीक है। तो वहाँ तो बिल्कुल ही ना है आप, और जाना ही है IT कंपलसरी, तो मैंने ऑलरेडी आपको कोफो जो परसिस्टेंट बोले वहाँ जाइए। नहीं तो आप बाकी सब सेक्टर स्टॉक्स पे देख सकते हैं। मतलब सर आप कह रहे हैं कि इनको दोनों ही स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जी। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। ये राय है आपके लिए गैरी सिंह जी। इसके अलावा अरे लिस्ट बहुत तेज़ी से एक बार फ्लिप मार जाती है। मेरे सामने जो अभी सवाल आया ना वो है कार्तिका जी का, कह रही कि JSW सीमेंट के 100 शेयर हैं 140 रुपये पर, और गणेश कंज्यूमर भी हैं 50 शेयर हैं 300 रुपये के रेट पर, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं इनके पास 1200 रुपये पर। क्या करें, लॉन्ग टर्म का व्यू है या कहीं और इन्वेस्ट करें? तो सर एक बार आप JSW सीमेंट पे आपकी राय दे दीजिए। ये JSW सीमेंट आई थिंक अभी होल्ड कीजिए, क्योंकि नो ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है 25%। और मुझे यहाँ लग रहा है कि क्योंकि छोटी सीमेंट कंपनी है, कहीं ना कहीं टेक ओवर के चांसेस बढ़ेंगे और उनकी आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे चेंज आएगा। तो इस वैल्यूएशन पे आई थिंक होल्ड कीजिए। अभी आप होल्ड कीजिए, आगे जाके गिव 1 or 2 क्वार्टर मोर फ्रॉम हियर। राजन पांडे जी इस बीच कह रहे हैं, तपन सर गोदावरी पावर देखिए, कह रहे हैं मैंने 155 रुपये पर ले रखा है GPIL, आपकी राय चाहिए। नहीं, गोदावरी पावर की बात करें तो ऑफ कोर्स आई थिंक धीरे धीरे यहाँ रिकवरी आ सकती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम था अर्लियर कि जो पावर डिमांड के वो थोड़ा इशू था। और यहाँ अगर आप देखो तो वापिस एक एक फ्लो आ सकता है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करूँ तो इस बार भी यही होता है, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा डीप आया था रेवेन्यू में इतना। अगर आप देखो ना तो कुछ टाइम से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं स्टिल आई गिव अ चांस, 1-2 क्वार्टर और मैं थोड़ा वेट करूंगा यहाँ। और इनके जो आयरन और माइनिंग और वो जो स्पोनेज आयरन के वहाँ है ना, वहाँ भी आई थिंक नो प्रोडक्शन में आई थिंक नो इंक्रीज हो रहा है। सो और मैनेजमेंट कमेंट भी ठीक ठाक लग रही है। सो जस्ट वेट फॉर 2 क्वार्टर मोर, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम हियर। प्राइमरी मार्केट वाले सेगमेंट में ना दो चीज़ें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी हम तैयारी कर रहे होते BCCL की लिस्टिंग की, लेकिन लिस्टिंग हो चुकी है 19 तारीख के लिए स्थगित। तो 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि कल जो छुट्टी आ गई बीच में एक ट्रेडिंग सेशन, वो एक ट्रेडिंग सेशन ऐड करके अब सोमवार को इसकी लिस्टिंग होगी। अब सोमवार को जो लिस्टिंग होनी है, 23 रुपये का इशू प्राइस है, 1071 करोड़ रुपये का इशू था। कई रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेश इशू नहीं था, पूरा कोल इंडिया का OFS था जिसमें कोल इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्टिंग कहाँ होगी। सवाल ये है, ग्रे मार्केट ये कह रहा है कि 14 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 23 रुपये वाला शेयर 37 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था इसको। सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब PSU IPO है ये मजगांव डॉक के बाद। 147 गुना का आप देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन था। सबसे ज़्यादा QIB 310 गुना से ज़्यादा का रिस्पांस यहाँ देखने को मिला था। NI का पोर्शन भी 250 गुना से ज़्यादा भरा है। तपन सर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मान लीजिए ये 23 वाला 37 पे लिस्ट हो गया जैसा ग्रे मार्केट बता रहा है, तो मुनाफा बुक कर लेंगे या फिर अभी आप कहेंगे बने रहिए और भी अपसाइड बाकी है? नहीं, देखिए काफी हद तक अपसाइड ऑलरेडी कैप्चर हो जाएगा। तो दो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आई थिंक बुक ही कर लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना ऑलरेडी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आराम से क्वार्टरली रिजल्ट देख के वापस एंटर कीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक जिनको जरूरत नहीं है वो बने रहिए। हाँ, एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 2-3 रुपए नीचे। तो कुछ अगर नो नीचे आना चालू हुआ तो एटलीस्ट आप नो 33 या 34 के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, अगर 37-38 पे लिस्ट हुआ तो आई थिंक वो एक अच्छा खासा आप क्या प्रॉफिट लेके घर पे जाओगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आई थिंक वन हैज टू गिव टाइम टू दिस कंपनी,
क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में 1 ईयर में अगर पावर जो समर आ रहा है उससे अगर पावर डिमांड बढ़ती है तो कोल में भी अगर आप देखो इंक्रीज होगा प्रोडक्शन आउटलेट, तो उनको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर थोड़ा आप 1 साल का व्यू पकड़ के जो तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज लिस्टिंग इन में आपको लिस्ट करना है तो भी अच्छा प्रॉफिट है। तपन सर, दूसरा नाम है अमागी मीडिया लैब्स का। अब इसमें भी ना वैसे सब्सक्रिप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार स्टॉक में बना हुआ है। और जैसे ही ये बीसीसीएल बंद हो गया ना, उसके बाद तो एक्टिविटी और बढ़ गई। ये पहले 37-38 रुपये था, ये 37 के आसपास घटकर ये 15-16 रुपये के आसपास आ गया। वापस बढ़कर आप देखिए 28 रुपये के आसपास इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया अमागी मीडिया लैब्स का। तो सर यहाँ पर अब जिस तरह के सब्सक्रिप्शन है, दूसरे दिन तक अगर आप देखें तो 16% के आसपास ही ये भरा है। ऑलमोस्ट आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो जिनको बीसीसीएल नहीं मिला, बस छूट गई है, अमागी वाली बस में बैठ जाएं। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करो, वो एक सैस है, सॉफ्टवेयर एएस सर्विस, जो बेसिकली कहा जाता है ना, क्लाउड नेटिव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन के लिए प्रोवाइड करते हैं कंटेंट ओनर्स के लिए। और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं या ब्रॉडकास्टर्स को, वो लोग उनकी सर्विस लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही फ्रजाइल बिजनेस ना, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और नो, ओवरऑल हमें भी पता है ना, कोई भी एक डिस्ट्रप्शन आएगा तो इनको इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप इनकी हिस्ट्री भी देखो तो काफ़ी हद तक ना, कुछ कुछ साल तो काफ़ी लॉस ही बना है, तो अनप्रॉफिटेबल रहे, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी रही है। और इन सब बिजनेस में ऐसे होता है कि इनिशियली आप धीरे जाते हो, फिर आगे आके रेवेन्यू ग्रोथ होता है। और इस टाइम पे जब एआई का इम्पैक्ट है, प्लस नो कंपटीशन इतनी फियर्स है, आई थिंक यहाँ बिजनेस मॉडल इतना अपीलिंग नहीं है। तो मैं यहाँ सजेशन नहीं दूंगा, बेटर है अवॉइड कीजिए, वही बेटर है। क्योंकि कंपेयर टू बीसीसीएल यहाँ आपको बहुत सारे इफ एंड बट्स है। सो मेरे एंड से अवॉइड रहेगा ये। अच्छा, कुछ लॉक इन्स भी खुलने हैं, जिसमें हम आईसीआईसी पोटेंशियल एएमसी की तो बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। 1% का लॉक इन खुला है आज, 70 लाख शेयरों का है ये, 1910 करोड़ रुपए की वैल्यू इन शेयरों की। तो इसकी तो बात हो चुकी है, हम कर ली है हमने। स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस, वीएलएमएम, जरा इसको देख लीजिए। बड़ा लॉक इन खुला है, करीब 3.25 करोड़ शेयरों का, और ये 27% हिस्सा है। 1479 करोड़ के ये शेयर है ना, जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ बिकने के लिए आ गए, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गए। इस स्टॉक के ऊपर आप कोई इंपैक्ट देखते हैं या कोई स्टॉप लॉस नीचे में सपोर्ट लेवल स्टॉक का आप बता दीजिए, इतनी बड़ी सप्लाई आ रही है आज के सेशन तो। नहीं, इसमें मैं अंबिला अंबाला जी से वाकिफ हूँ, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी हद तक ना, मुझे अगर मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ ना, तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस मॉडल में थोड़ा तो चैलेंजेस है। तो इस लेवल पे तो मैं ना बोलूँगा। एंड यहाँ थोड़ा वेट करके, आई थिंक नो, बिजनेस मॉडल प्लस बिजनेस मॉडल से ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट देख के फिर एंटर के तो बेटर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.